आखिर क्यों अंग्रेज कभी नेपाल को जीत नहीं पाए? जब ब्रिटिश एम्पायर ने आधी दुनिया को अपने घुटनों पर झुका दिया था और हिंदुस्तान, बर्मा और अफगानिस्तान जैसे देश अंग्रेजों के नक्शे में रंगे जा चुके थे, तब एक छोटा सा देश नेपाल उनके सामने पत्थर की तरह खड़ा था। लेकिन सवाल यह है, नेपाल को ब्रिटिश ने कभी पूरी तरह कॉलोनाइज क्यों नहीं किया? यह सिर्फ जंग का किस्सा नहीं, बल्कि सियासत, जमीन और हिमालय की कीमत का किस्सा है। ब्रिटिश एम्पायर का गोल्डन रूल था एक्सपैंड और पेरिश। उन्होंने हिंदुस्तान के इलाकों को एक एक कर जीता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से लेकर सिंध तक अपना झंडा गाड़ दिया था। लेकिन नेपाल हिमालय के दिल में बसा हुआ वो राज है जहां ब्रिटिश अपने कदम भी सोच समझ कर रखता था। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे वो सब वजह है जिस वजह से नेपाल को कभी अंग्रेज पूरी तरह कैप्चर नहीं कर पाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। 1800 के आगाज में गोरखा किंगडम नेपाल के नाम से उभर रहा था। एक खतरनाक ताकत हिमालय के बीच में मौजूद थी। गोरखा सोल्जर्स ने अपनी बहादुरी और माउंटेन के वॉरफेयर से पूरी दुनिया को हिला दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल और उत्तर भारत पर कब्जा कर चुकी थी और उनका अगला टारगेट था हिमालय के ट्रेड रूट्स। 1814 में जंग छेड़ दी गई। एंग्लो गोरखा वार शुरू हुआ। ब्रिटिश समझ रहे थे ये आसान होगा, लेकिन उन्होंने नेपाल के पहाड़ों का दम नहीं देखा था। छोटी छोटी गोरखा फौज ने जंगल और पहाड़ों के अंदर से गोरिल्ला स्टाइल में अटैक किया। ब्रिटिश कैंप तबाह कर दिए। लेकिन ब्रिटिश की फौज और रिसोर्सेस ज्यादा थी, पर गोरखा वॉरियर भी डटे रहे और आखिरकार दोनों के बीच एक पीस एग्रीमेंट साइन हुई, जिसे हम जानते हैं ट्रीटी ऑफ सुगौली के नाम से, जो 1816 में साइन हुआ था। इस ट्रीटी के जरिए नेपाल ने कुछ अपनी जमीनें गंवाई। कुमाऊं, गढ़वाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों पर ब्रिटिश का कंट्रोल बन गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ब्रिटिश एम्पायर नेपाल को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाया। वाई? जब वो हिंदुस्तान जैसे बड़े देश के हर स्टेट को कंट्रोल कर सकते थे, तो उन्होंने नेपाल को क्यों छोड़ा? इसकी सबसे पहली वजह थी खुद हिमालय। नेपाल के पहाड़ से सुंदर नहीं, लेकिन जंग के लिए नाइटमेयर थे। न रेल चल सकती थी, न तोपें पहुंच सकती थी, न सप्लाई लाइन्स टिकती थी। ब्रिटिश ने कैलकुलेट किया कि अगर एक और वॉर नेपाल में हुआ तो मतलब हजारों सिपाहियों की मौत और खाली जेब। उनके लिए यह फायदे का सौदा नहीं था। दूसरी वजह थी ब्रिटेन को अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स बिना एनेक्सेशन के मिल गए थे। एंग्लो गोरखा वॉर के बाद उन्होंने ट्रेड रूट्स पे कंट्रोल कर लिया था और नेपाल उनके बीच एक बफर जोन बन गया, यानी कि हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान एक नेचुरल शील्ड। ब्रिटिश एम्पायर को लगा कि अगर नेपाल उनके साथ दोस्त बना रहे तो फुल कंट्रोल की जरूरत ही नहीं है। और फिर 1846 में नेपाल में राणा डायनेस्टी का रूल आया, जिसे ब्रिटिश को बहुत ही ज्यादा फायदा मिला। राणा रूलर्स समझदार थे। उन्होंने ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट किया, उनके एजेंट्स को वेलकम किया और उन्हें ट्रेड और इन्फ्लुएंस दिया। इस तरह अंग्रेज को बिना जंग के सब कुछ मिल गया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी और मिलिट्री सपोर्ट भी। नेपाल टेक्निकली आजाद रहा, लेकिन प्रैक्टिकली एक फ्रेंडली डिपेंडेंसी बन गया। ब्रिटिश आर्मी ने गोरखा सोल्जर्स की बहादुरी देखी और हैरान रह गए। 1816 के बाद उन्होंने गोरखास को अपनी आर्मी में रिक्रूट करना शुरू किया। आज भी द गोरखास ब्रिटिश आर्मी का प्राउड यूनिट है। यह एक विन विन डील थी। ब्रिटिश को बहादुर फाइटर्स मिले और नेपाल को इज्जत, पैसा और सुकून मिला। ब्रिटिश ने नेपाल के फॉरेन रिलेशंस को कंट्रोल में रखा, लेकिन 1923 में ऑफिशियली नेपाल की इंडिपेंडेंस रिकॉग्नाइज कर ली। यानी 100 साल तक एक बैलेंस बना रहा, न पूरा कंट्रोल न पूरी दूरी। ये एक इनडायरेक्ट का मॉडल था जहां ब्रिटिश ने इन्फ्लुएंस रखा पर फ्लैग नहीं लगाया। ब्रिटिश हिस्टोरियंस जैसे जॉन वेल्पटन और लुडविग टेलर कहते हैं नेपाल बच गया क्योंकि उन्होंने जंग नहीं, अकल से काम लिया। एक छोटे से हिमालय नेशन ने समझ लिया कब लड़ना है और कब मुस्कुराना है। नेपाल ने सॉवरेनिटी दिखाई, यानी अपने देश पर अपनी मर्जी से हुकूमत करने का अधिकार पाया और ब्रिटिश ने अपना फायदा भी निकाल लिया। यह था रियल पॉलिटिक्स का परफेक्ट एग्जाम्पल। बाय द वे, आप मुझे कमेंट में बताओ कि और क्या वजह हो सकती है कि जिस वजह से अंग्रेज नेपाल पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाए। और इसी तरह की हिस्ट्री को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।